जय हिंद। डिजिटल फ्लो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी पिछले बार आई थी, सेम फेज 2 का वैकेंसी आया है। इसमें भी 30,000 प्लस सीट्स है और भारत के प्रत्येक राज्य के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी आया हुआ है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे यह वैकेंसी क्या है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होने वाला है, आपको बताने वाले हैं अभी अपने इस वीडियो के माध्यम से कि वैकेंसी कैसा कैसा है, वैकेंसी का टाइप क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, इन डेट क्या है और इसमें और सैलरी रेंज कितना है, आपको सैलरी कितने मिलेंगे, ये जो आवेदन होने वाला है इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, मीन्स आप वहां पे क्या काम करेंगे, क्या काम करना है, क्या क्या देखभाल करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं, आपको पूरा बताएंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए और आपका रिजर्वेशन क्या है उसके बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। हम इस वीडियो में पूरा स्टार्ट से लेकर के अंत तक सभी जानकारी बताए हुए हैं कि इसमें आवेदन कैसे करना है, इसमें आपका सैलरी का रेंज कितना रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या है, आपको किनसे मांगना है, मिलना है, आपको किनसे मिलना है, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये सब मैं इस वीडियो में कवर किया हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, आधा ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि वीडियो अच्छी होने वाली है, पूरा देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैकेंसी क्या है। यह वैकेंसी इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा फेज 2 का वैकेंसी है। फेज 1 में जो वैकेंसी निकला था उसका प्रोसेस हुआ, अभी फेज 2 का वैकेंसी निकाला गया है। तो इस फेज 2 के वैकेंसी में जो कि जुलाई 2030 में इसका वैकेंसी निकाला गया था, 30,000 प्लस पूरे भारत में इसका पोस्ट है। तो इस एप्लीकेशन का जो डेट रखा गया हुआ है जो कि 3 अगस्त को स्टार्ट हुआ था और ये 23 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है। लेकिन अगर आप अपने फॉर्म में कुछ करेक्शंस करना चाहते हैं, कुछ एडिट्स करना चाहते हैं, आपसे किसी भी प्रकार की कुछ गलती अगर हो गई है उसको अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। 24, 25 और 26 को आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शंस कर सकते हैं अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया होगा तो भी। इसमें 3 प्रकार का वैकेंसी दिया गया है। पहला है बीपीएन ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स और डाक सेवक। यह 3 प्रकार की वैकेंसी है। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। यह 3 वैकेंसी, काम क्या क्या किया जाएगा, इनसे काम क्या क्या लिया जाएगा, कैसे कैसे वो काम करेंगे, ये पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इनकी जान लेते हैं इनका सैलरी कितना रहेगा। ब्रांच पोस्ट मास्टर्स के लिए 12,000 से 29,380 रुपए तय किया गया है। एबीपीएम और डाक सेवक इन दोनों का 10,000 से 24,470 रुपए इनका महीने का पेमेंट्स रहेगा। आगे हम लोग जानते हैं इनका जॉब प्रोफाइल क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर्स, इनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है ऑफिस में, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर्स को पोस्ट ऑफिस तथा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये दोनों का पोस्टल का निगरानी इनको रखना है। डे टू डे इनका पोस्टल का पूरा डिटेल इनको लेते रहना है। डिपार्टमेंट की तरफ से मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स का सेल करना है।
प्रोडक्ट्स का प्रमोशंस भी करना है लोगों को साथ में जो भी, और अन्य किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट के द्वारा जो सर्विस दिया गया है उस सर्विस को लोगों तक पहुंचाना है, उनका प्रमोशन भी करना है और उसको सेल आउट भी करवाना है। ये इनका ब्रांच पोस्ट मास्टर्स का सर्विस रहेगा। अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर अकेला है ऑफिस में तो उनकी जिम्मेवारी रहेगी कि पूरे पोस्ट ऑफिस को खुद संचालित करे और सुचारू रूप से उनको चलाए, पूरे ऑफिस का ध्यान रखे। उसके साथ साथ ऊपर से जो भी उनको आदेश आएगा वो भी उनको काम देखना है। इसके साथ साथ उनके हेड ऑफिस या उनके हेड के द्वारा जो भी काम इनको दिया जाएगा उस काम को भी इनको सुचारू रूप से करते रहना है निरंतर। अगर असिस्टेंट उनका नहीं हो तो सब बीपीएम को ही देखना पड़ेगा। बीपीएम को आवास प्रदान किया जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और आवास जहां पे उनका पोस्ट ऑफिस का जहां भी रहने का सुविधा होगा या जहां पे उनका रहिवासी एरिया होगा वहां पे उनको आवास प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का। उनका क्या काम रहेगा? स्टाम्प्स और स्टेशनरी का जो भी आइटम है उनको बेचना है और चिट्ठी को दरवाजे तक पहुंचाना है। जो भी मेल चिट्ठी वगैरह से आएंगे उनको उनके दरवाजे तक पहुंचा देना है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स का ये भी काम है कि जो भी उनका अकाउंटिंग वर्क है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिलेटेड कैश डिपॉजिट करना, पेमेंट से रिलेटेड अदर कोई भी काम है वो भी उनको करना पड़ेगा। उनके ब्रांच पोस्ट मास्टर्स का जो भी काम रहेगा टाइम टू टाइम ऑफिस में 8 घंटे उनको सहयोग करना है, उनको मदद करते रहना है। ब्रांच पोस्ट मास्टर्स का ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स का वर्क है। अगर उनका ब्रांच पोस्ट मास्टर ऑफिस में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जितना भी ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है वो सब इनको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को ही करना है और ऑफिस को संभालना है। इन्हीं को ब्रांच पोस्ट मास्टर की अनुपस्थिति में उनको ही संभालना है ऑफिस। एमओ, आईपीओ, एएसपीओ, एसपीओ, एसएसपीओ, एटीसी इनके द्वारा भी अगर कोई काम दिया जाता है तो भी एएसबीपीएम को भी करना है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को इन सभी लोगों के द्वारा दिया गया कार्य को भी इनको ही करना है और गवर्नमेंट की तरफ, पोस्ट ऑफिस की तरफ से इनको किसी भी प्रकार का कोई आवास नहीं मिलेगा और इनको अपने पोस्ट ऑफिस के या जहां पे ज्वाइनिंग है, कार्यरत है, उसके इर्द गिर्द ही रहना है, ज्यादा दूर इनको नहीं जाना है। इसी तरह कुछ डाक सेवक का भी शर्तें हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उनका क्या क्या कार्य रहेगा। इनको ऑफिस और हेड ऑफिस दोनों के बीच का जो भी कार्य रहेगा, इधर से लाना, इधर देना, उधर से लेना, इधर से देना, पेमेंट पोस्ट करना, मेल्स जो भी चिट्ठी वगैरह होते हैं वो भी पोस्ट करना, सॉर्टिंग करना, लिफाफे में पैक करना, घर जा करके देना, फिर वहां से कलेक्ट करना है, फिर दूसरे जगह जा करके देना है। इस प्रकार की गतिविधि डाक सेवक के द्वारा की जाती है। इनको पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर दोनों के नीचे ये काम करेंगे तो उनके अनुपस्थिति में सब काम ये कार्यभार संभालेंगे, सब इनको ही देखना है। अगर वो लोग रहेंगे तो फिर उनकी ये इनको सेवा करना पड़ेगा। इनका जो काम है वो जो डिसीजन देंगे, वो जो बताएंगे, उनका ये काम करते रहना है और इनको भी पोस्ट ऑफिस के आसपास ही रहना है। इनको भी किसी भी प्रकार का कोई रूम ऑफिस के तहत नहीं दिया जाएगा, इनको खुद का रूम लेना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो ये अप्लाई करने के लिए जो कि मिनिमम 18 साल है, मिनिमम एज इसका 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल तय किया गया है। लेकिन ये एज कैलकुलेट कब करना है? फॉर्म भरने के अंतिम तारीख से इसका एज कैलकुलेट करना है। जैसे कि इसका लास्ट डेट है 23/8/2023 को, तो आपको
23/8 अंतिम तिथि पकड़ करके आपको एज कैलकुलेट कर लेना है। उम्र में आरक्षण गवर्नमेंट से दिए गए रूल्स के हिसाब से है। इसका आरक्षण तालिका है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो भी नोटिफिकेशन है उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल दे दिया गया है आरक्षण कैसे कैसे है। अगर उसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश में पास होना चाहिए और स्थानीय भाषा उसमें एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। यहाँ तक कि सभी जगह एक स्थानीय भाषा अनिवार्य रूप से रहता है और मैथ और इंग्लिश में आप पास आउट होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल आप चला सकते हैं उसकी जानकारी होना चाहिए और अपने परिवार में जीने की सामान्य गतिविधि कैसे सामान्य गतिविधियों के हिसाब से जीते हैं वो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। रिजर्वेशन इसमें क्या है, एज के अलावा जो भी कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन इसमें सब लागू किया गया है। आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके अलावा किसी भी माध्यम से आप अगर एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसको मान्य नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। आपका सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है, ऑनलाइन ही आवेदन करें। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से डायरेक्ट जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आगे एक मैटर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से, यह सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार के कुछ एग्जाम्स नहीं होंगे। आपका नंबर बेस्ड, आपका जो 10th में नंबर्स आया है उस नंबर के हिसाब से उस फैक्टर लगा करके कुछ सिलेक्शन सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। आपका जो मेरिट लिस्ट है आपके मार्कशीट के हिसाब से बनाया जाएगा। ध्यान रहे कि आप सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। फॉर्म भरते समय अगर किन्हीं के मार्कशीट में ग्रेड और मार्क्स दोनों दिया गया है, ग्रेड जैसे कि ABCD ग्रेड भी आते हैं, नंबर भी आते हैं, अगर दोनों है तो आप ग्रेड और मार्क्स दोनों दिया हुआ है तो आप सिर्फ मार्क्स अंकित करेंगे, ग्रेड अंकित नहीं करेंगे, अथवा आपका एप्लीकेशन अमान्य हो जाएगा। अगर किसी स्टेट में ऐसी केस होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेड दिया गया है, मार्क्स नहीं है, तो उसके लिए एक तालिका है, आप देख रहे हैं ऊपर तालिका दिया गया है, उसके हिसाब से मल्टीपल फैक्टर करके आप मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ABCD या A1 A2 B1 B2 C1 C2 और D जो भी ग्रेड है उस आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है, उसमें ग्रेड का मल्टीपल फैक्टर्स कैसे बनाया गया है, उस मल्टीपल फैक्टर के हिसाब से आप अपना मार्क्स कैलकुलेट करके यही मार्क्स वहां पे आप डालेंगे अगर आपके मार्कशीट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेड दिया गया है तो। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शंस। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कैसे इंटीमेशन किया जाएगा, कैसे मैसेज दिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो वेबसाइट पे आपका डिटेल डाल दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपको मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप अपना वेबसाइट में जाकर के चेक करें आपका नाम आया है या नहीं आया है। अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के वेरीफाई के लिए बुलाया जाएगा। आप वहां पे जाएंगे और सभी अपना डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफायर से वेरीफाई करवा लेंगे। उसके बाद वेरीफाई होने के बाद में आपको अगर फिर भी उसमें भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको ईमेल और SMS के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा, फिर आपको आगे के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। आगे हम लोग जान लेते हैं कि एप्लीकेशन के लिए फी कितना होगा, कितने रुपए का हमको पेमेंट्स करना है एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए, और किनको पेमेंट लगेगा किनको पेमेंट नहीं लगेगा, इस ये भी है, ये दोनों हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। तो इसमें 100 रुपए का फी रखा गया है, जिसमें SC ST महिलाएं और PWD एप्लीकेंट्स और थर्ड जेंडर्स को फी नहीं लगेंगे। सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो भी है, अदर या OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मेल पुरुष, उनको ही 100 रुपए का पेमेंट करना है, अन्यथा सभी के लिए फ्री है।
पेमेंट ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा, डेबिट क्रेडिट जो भी यूपीआई, वहां पे सब आपका सहूलियत के हिसाब से आप पेमेंट सेलेक्ट करें और एप्लीकेशन को फिल करें। चलते चलते आगे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। आप जब फॉर्म भरेंगे तो सिर्फ आपसे 2 ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएगा, एक आपका फोटो और एक आपका सिग्नेचर। 2 ही चीज मांगा जाएगा, जो कि फोटो है आपका 50 केबी से नीचे होना चाहिए और सिग्नेचर आपका 20 केबी के बराबर या 20 केबी से नीचे होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है वो मैं आपको सब डिटेल अभी दे देता हूँ। ये टेबल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, अन्यथा आप एक बार नोट कर सकते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट या बोर्ड का सीट भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट और ईडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी अगर आपको अप्लीकेबल है तो पीडब्ल्यूडी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी से है तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगेगा, बर्थ का या कोई एक बर्थ का प्रूफ आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जब आपको सिलेक्शन होगा तो आपका मेडिकल सब रिपोर्ट जमा करना पड़ेगा, तो कोई एक मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से आप मेडिकल अपना खड़ा करके मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य प्रकार के भी डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है तो आप वहां पे सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही आपको सबमिट करना है। चलिए, ये जानकारी मैंने आपको पोस्ट ऑफिस फेज 2 के ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर के इसका पूरा ज्वाइनिंग तक का मैंने आपको डिटेल बता दिया किस प्रकार से करना है। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।